हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज से हम करने वाले हैं आरपीएफ एसआई के प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, इसमें हम 120 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका जीके, जीएस जिसे बोलते हैं, मैथ और रीजनिंग, ये तीनों आपके जो है सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट। और हाँ, इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, वहां से आप टेलीग्राम से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है जीके का, कि निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में दो सदन हैं। तो किस राज्य के राज्य विधानमंडल में दो सदन हैं? गुजरात के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के या झारखंड के? तो इसका सही आंसर है दो सदन है, वो है महाराष्ट्र के। तो दोस्तों, भारत के कुल ऐसे 6 राज्य हैं जिनमें दो सदन पाए जाते हैं। दो सदन का मतलब है, एक होता है विधानमंडल, एक होता है विधानमंडल होता है एक, और एक होता है विधान परिषद। क्या होती है? विधान परिषद। तो दोस्तों, जो विधानमंडल होता है वो तो हर एक राज्य में पाया जाता है, हर एक राज्य में। लेकिन जो विधान परिषद है वो केवल 6 राज्यों में ही है, 6 राज्यों में ही है। जैसे कि एक है उत्तर प्रदेश, आपका कौन है? उत्तर प्रदेश है। एक है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र। एक है बिहार, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र बिहार है। कर्नाटक है और है आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। एक है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना। कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। तो कुल 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें विधान परिषद भी है, यानी कि दो सदन है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि 2001 की तुलना में लगभग प्रतिशत हुई। तो 2001 की तुलना में 2011 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 11.5% की, 23.5% की, 17.5% की या फिर 5.5% की? तो ये हुई थी 17.5% की वृद्धि हुई थी। कितनी हुई थी? 17.5% की वृद्धि हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हमें यहाँ पर गलत कथन पहचानना है। तो देखेंगे, ऑप्शन है, पहला है, रेतीली मृदा में पानी का रिसाव दर सबसे अधिक और चिकनी मृदा में सबसे कम होती है। चिकनी और दोमट मृदाएं गेहूं, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त होती हैं। अगला है, कपास रेतीली दोमट मृदा में उगाई जाती है। अगला है, दोमट मृदा का उपयोग घट, खिलौने और मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है। तो इसमें बताना था हमें गलत। तो इसका सही आंसर है, जो गलत है, ये है, दोमट मृदा का उपयोग करके घट, खिलौने और मूर्तियों का निर्माण नहीं किया जाता। ये किया जाता है चिकनी मृदा से। किससे किया जाता है? ये किया जाता है चिकनी मृदा से घट, खिलौने और मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। बाकी के जो ऑप्शन सही है, जो रेतीली मृदा होती है उसमें पानी की रिसाव दर अधिक होती है और चिकनी मृदा में सबसे कम होता है। और चिकनी और दोमट मृदाओं में कौन कौन सी फसल होती है? गेहूं है, चना, धान उगाने के लिए उपयुक्त होती हैं। और जो कपास होता है वो रेतीली मृदा में उगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो भारतीय रेगिस्तान सबसे पहले तो देखिए कौन सा रेगिस्तान है, वो है थार का रेगिस्तान। ठीक है, उसकी एकमात्र सबसे बड़ी नदी है, कौन सी है? कोसी नदी, बेतवा नदी, लूनी नदी या बनास नदी? तो इसका सही आंसर है लूनी नदी। भारतीय रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी ये कहाँ से निकलती है? जो लूनी नदी है, इसका जो उद्गम है वो है अमृतसर। क्या है इसका? सॉरी दोस्तों, अमृतसर नहीं, अजमेर। कौन सा है? अजमेर से, अजमेर जो कि राजस्थान में है, अजमेर राजस्थान के जो अरावली श्रेणी है, अरावली श्रेणी से निकलती है, अरावली श्रेणी से निकलती है लूनी नदी। और जो गुजरात का कच्छ रण है, कच्छ जो रण है गुजरात का, वहां पर जाके ये विलीन हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो उद्गम है राजस्थान से, और इसका जो समाप्ति होती है वो होती है गुजरात से। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है, तृतीय उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तर बनाते हैं। कौन सा पोषी स्तर बनाते हैं? तीसरा पोषी स्तर, चौथा पोषी स्तर, दूसरा या पहला? तो जो
इसमें खाद्य श्रृंखला में कौन सा पोषी स्तर बनाते हैं? ये बनाते हैं चौथा पोषी स्तर बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा गैरकानूनी सभा हेतु दंड से संबंधित है। तो जो गैरकानूनी सभा बनाते हैं तो कौन सी धारा के तहत ये एक दंड से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है 143। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। धारा 143 के तहत जो गैरकानूनी सभाएं होती हैं वो दंड से संबंधित होती हैं, धारा 143 के तहत। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, ऐहोल की राजधानी थी। ऐहोल किसकी राजधानी थी? चालुक्यों की, पल्लवों की, पांड्यों की या चोलों की? तो जो ऐहोल थी वो चालुक्यों की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? चालुक्यों की राजधानी थी। फिर उसके बाद जो पुलकेशिन प्रथम आए, पुलकेशिन पुलकेशिन जो प्रथम आए, उन्होंने अपनी राजधानी को ऐहोल से बदलकर बना दिया। क्या बना दी? ये बना दी बादामी। कहाँ पे स्थानांतरित कर दी? बादामी को राजधानी बना दिया। अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अनेक रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक कर्मक के रूप में या फिर पेयजल को कीटाणु रहित बनाने के लिए, या फिर जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, या फिर कपड़ा उद्योग में कपास और लिनेन के विरंजन के लिए। तो जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसका प्रयोग किया जाता है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो जल की कठोरता दूर हो जाती है और जल कैसा बन जाता है? मृदु। जल कैसा बन जाता है? ये बन जाता है मृदु। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं सभी ऑप्शनों को, कौन सा कथन गलत है बायोगैस के संबंध में। बायोगैस में मीथेन 1% से कम होता है। बायोगैस बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है और कोई अवशेष नहीं बचता। बायोगैस के उत्पादन में पादप अवशेषों, वनस्पति अपशिष्ट और बाहित मल का उपयोग किया जाता है। बायोगैस को गोबर गैस के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों बायोगैस होती है वो गोबर गैस के रूप में भी जानी जाती है, ये भी ठीक है। बायोगैस के उत्पादन में जो पादप अवशेष होते हैं, वनस्पति अपशिष्ट और जो बाहित मल का उपयोग किया जाता है, ये भी ठीक है। बायोगैस बिना धुआं उत्पन्न किए हुए जलती है और कोई अवशेष नहीं बचता, ये भी ठीक है। बायोगैस में मीथेन 1% से कम होती है, यहाँ पर ये गलत है, तो इसका यही आंसर होगा, पहला आंसर सही है। बायोगैस में जो मीथेन होती है वो होती है लगभग, बायोगैस में जो मीथेन होती है वो लगभग 55% से 75% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 55 से 75% तक जो बायोगैस में मीथेन पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है, महापद्म नंद ने साम्राज्य पर शासन किया था। किस साम्राज्य पर शासन किया था? अवंती पर, वत्स पर, कौशल पर या मगध पर? तो जो महापद्म नंद थे इन्होंने मगध साम्राज्य पर शासन किया था। जो महापद्म नंद थे ये नंद वंश के प्रथम शासक थे। नंद वंश के कौन से शासक थे? ये प्रथम शासक थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है, व्यपगत का सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो जो व्यपगत के सिद्धांत था ये किया गया था किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा, माउंटबेटन के द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा या कैनिंग के द्वारा? तो व्यपगत का सिद्धांत यानी हड़प नीति ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये की गई थी डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। और ये व्यपगत का सिद्धांत 1848 से लेके 1856 ईस्वी तक चला था। कब से कब तक? 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक चला था। और जो झांसी थी, अवध थे, सतारा थी, ये सभी इसी के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया था। हड़प नीति के द्वारा इसको शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सभी ऑप्शनों को देखेंगे कौन सा कथन गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक का 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया। रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर की गई।
भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को अपना प्रचलन आरंभ किया। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था, ये ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिशों पर हुई थी, ये भी ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 से का को अपना प्रचलन आरंभ किया, ये भी ठीक है। लेकिन रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया, ये गलत है। ये कार्य किया था 1948 तक। कब तक किया था? 1948 तक जो भारत पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया था आरबीआई बैंक ने। तो इसका ऑप्शन जो दूसरा है वो यहाँ पर गलत है, और यही गलत पूछा गया था, कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की पुस्तक श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र है। तो किसकी पुस्तक श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र है लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का? तो इसका ऑप्शन देखेंगे, जेके रावलिंग है, रोल्ड डाहल है, आर.एल. स्टाइन है, रस्किन बॉन्ड है। तो किसकी एक पुस्तक श्रृंखला थी? तो इसका सही आंसर है जेके रावलिंग की एक पुस्तक श्रृंखला है जिसमें वोल्डेमॉर्ट एक काल्पनिक चरित्र है। और जेके रावलिंग की जो पुस्तक श्रृंखला है उसका नाम क्या है? उसका नाम है हैरी पॉटर। उसका नाम क्या है? हैरी पॉटर उसका नाम है। ये एक इनकी पुस्तक श्रृंखला है जिसमें एक काल्पनिक चरित्र है वोल्डेमॉर्ट का। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है। त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है जिसमें पालतू पशुओं और धन संपत्ति के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। गरिया पूजा है, केर पूजा है, खर्ची पूजा है, या लंपारा पूजा है। तो एक गरिया पूजा में ये एक त्रिपुरा का प्रमुख पर्व है जिसमें पालतू पशुओं और धन संपत्ति के जो देवी देवताएं होते हैं उनकी पूजा की जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गरिया पूजा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित नहीं है? ऑप्शन देखेंगे, इंचे, तावो, रालोंग, या पेयांग से। तो इसका सही आंसर है तावो। तावो जो है एक सिक्किम में मठ स्थित नहीं है। तावो जो मठ है वो है हिमाचल प्रदेश का। किसका है? हिमाचल प्रदेश में स्थित एक मठ है तावो। और बाकी के सभी जो इंचे है, रालोंग है, पेमायांग से है, ये सभी कहाँ के हैं? ये हैं सिक्किम के मठ। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, बिहार विधानसभा ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण कोटा वर्तमान 50% से बढ़ाकर कितना करने के लिए एक विधेयक पारित किया? तो 65% तक बढ़ाने के लिए, या 55%, 60%, या 62%? तो 50% से 65% तक बढ़ाने के लिए बिहार विधानसभा ने विधेयक पारित किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करेगा तो उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे तक बढ़ाया जा सकता है कितना? या फिर आर्थिक दंड, या दोनों दंडित किया जाएगा? दोनों से दंडित किया जाएगा। तो कितने समय तक इसको बढ़ाया जा सकता है उसकी साधारण कारावास को? 6 महीने तक, 3 महीने तक, 1 वर्ष, या 3 वर्ष? तो यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करेगा तो उसकी जो साधारण कारावास है उसको 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, मृदा की नमी बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थ की एक परत से अनावृत भूमि को ढकने की प्रक्रिया को कहा जाता है? उसको क्या कहते हैं? सीढ़ीदार खेती, मल्चिंग, समोच्च या कंटूर जुताई, या फिर अंतर फसल? तो इसका सही आंसर है मल्चिंग। जो मृदा की नमी बनाए रखने के लिए यह एक प्रक्रिया है, मल्चिंग प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है, बैंकिंग बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 25 के अंतर्गत प्रत्येक तिमाही के अंतिम शुक्रवार को व्यवसाय की समाप्ति पर या फिर शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में पूर्ववर्ती कार्य दिवस के व्यवसाय की समाप्ति पर प्रत्येक बैंकिंग कंपनी
कि भारत में परिसंपत्तियां, भारत में इसकी मांग और समय देयताओं के कितने प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। तो कितने प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए? 25% से, 75% से, 50% या फिर 10%। तो इसका सही आंसर है कितने प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए? 75% से कम नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान अनुष्ठान से संबंधित था? तो कौन सा पशु था? हाथी था, घोड़ा था, बकरा था या बैल था? तो जो अश्वमेध यज्ञ से संबंधित था वो था घोड़ा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। इसमें क्या होता था, राजा जो होता था वो इस यज्ञ के दौरान एक घोड़ा छोड़ देता था जो उसकी शक्ति को प्रदर्शित करता था, और जो भी उसको चुनौती देता था उसके साथ उसको युद्ध करना पड़ता था। इसलिए ये घोड़ा छोड़ दिया जाता था, इसलिए अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित है घोड़ा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गजल के दोहों को निरूपित करने वाला शब्द नहीं है? मांड या मंड, या फिर मतला, मक्त या मक्ता या मिश्रा? तो जो गजल से संबंधित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, मांड या मंड। ये गजल से संबंधित नहीं है, जबकि मतला, मक्ता और मिश्रा ये सभी गजल से संबंधित है। इसमें जो मतला होता है ये गजल का जो पहली शायरी होती है वो होती है, और मक्ता जो होता है ये गजल की अंतिम शायरी होती है। कौन सी होती है? अंतिम शायरी होती है, उसको कहा जाता है। और जो मिसरा होता है, जो मिसरा होता है वो क्या होता है? ये होता है दोहे की पंक्ति, दोहे या गजल की जो पंक्ति होती है उसको कहा जाता है मिसरा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदियों से संबंधित नहीं है? वितरिका, उत्खंड, जलप्रपात या विसर्प? तो दोस्तों जो नदियों से संबंधित नहीं है वो शब्द बताना है। तो देखिए दोस्तों, वितरिका नदियों में ही होती है, जलप्रपात नदियों पर ही बनते हैं, और विसर्प भी नदियां करती हैं। तो जो उत्खंड होता है ये नदियों से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये नदियों से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे, कौन थे? वसुमित्र, हरिसेन, कम्मन या बाणभट्ट? तो राजा समुद्रगुप्त के जो दरबार के कवि और मंत्री थे वो थे हरिसेन। कौन थे? हरिसेन थे। हरिसेन के द्वारा एक प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण कराया गया था। प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण कराया गया था, और कहाँ पर करवाया गया था? ये प्रयागराज में या फिर इलाहाबाद में। प्रयागराज या फिर इलाहाबाद में ये प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है, विछुआ के पौधे की पत्तियां होती हैं वो अम्ल स्त्रावित करती हैं जिसे छूने पर दर्द होता है। तो कौन सा अम्ल स्त्रावित करती है? मेथेनोइक अम्ल, एसिटिक, एस्कॉर्बिक या ऑक्सैलिक? तो इसका सही आंसर है, ये करती है मेथेनोइक अम्ल स्त्रावित करती है। मेथेनोइक अम्ल को ही फार्मिक अम्ल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? फार्मिक अम्ल भी इसी को कहा जाता है। तो बिछुआ के पौधे की पत्तियां मेथेनोइक अम्ल स्त्रावित करती हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25, एक तमिल पर्व है। कौन सा एक तमिल पर्व है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक अनुष्ठानिक स्नान कराने के लिए एक जुलूस में, जिसे शोभा यात्रा द्वारा एक जल निकाय तक ले जाया जाता है? जल निकाय यानी किसी समुद्र या नदी तक ले जाया जाता है। तो कौन सा ऐसा तमिल पर्व है? मासी मागम है, वेट्टुकाड है, खुआदो कुटु है या मोपिन है? तो ये है तमिल पर्व मासी मागम। इसमें ये तमिलनाडु का एक पर्व है। इसमें क्या होता है, जिसमें मंदिर की जो मूर्तियां होती हैं उनको अनुष्ठानिक स्नान के लिए यानी कि स्नान कराने के लिए जुलूस के द्वारा एक जल निकाय या समुद्र या नदी के किनारे ले जाया जाकर उसको स्नान कराया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 है, द डिसाइपल चैतन्य तम्हाड़े की में किस भाषा में एक पुरस्कार विजेता फिल्म है? कौन सी? द डिसाइपल, जो कि एक चैतन्य तम्हाड़े की मराठी फिल्म है, हिंदी फिल्म है, गुजराती फिल्म है या अंग्रेजी फिल्म है? तो इसका सही आंसर है, ये एक मराठी फिल्म है। कैसी फिल्म है? ये एक मराठी फिल्म है जो एक पुरस्कार विजेता फिल्म है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 है,
आर्थिक सर्वेक्षण आर्थिक सर्वेक्षण में को भोजन की थाली से संबंधित करने के प्रयास में थैलीनोमिक्स की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। तो कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण था? 2019-20 का, 2016-17 का, 2018-19 का या 2017-18 का? तो ये जो आर्थिक सर्वेक्षण था वो था 2019-20 का, जिसमें आर्थिकी को भोजन की थाली से संबंधित करने के प्रयास में थैलीनोमिक्स की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय न्यायालयों के न्यायाधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने वाले अपराधियों को निरुद्ध करने के लिए उपाय प्रदान करता है? तो कौन सा ऐसा अधिनियम है? भगोड़ा आर्थिक अपराध अपराधी अधिनियम 2018 वाला, या फिर बेनामी संपत्ति लेन देन अधिनियम 1988, अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002, काला धन अपकृत विदेशी आय और आस्ति एवं कर अधिरोहण अधिनियम 2015। तो इसका सही आंसर है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मुस्लिम महिला अधिनियम 19 सितंबर को प्रभावी हुआ। तो कब प्रभावी हुआ? जो वैवाहिक अधिकारों का संरक्षण करता है। मुस्लिम महिला अधिनियम 2008 को, 2018, 2004 या 2014? तो ये हुआ था, प्रभावी हुआ था 2018 में। मुस्लिम महिला अधिनियम 2018 में प्रभावी हुआ और ये लागू हुआ था 2019 में। कब लागू हुआ? 2019 में लागू हुआ था। बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा भारत में निगमित किसी बैंकिंग कंपनी को अपने बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति को निदेशक नियुक्त करने से निषिद्ध करती है जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो। तो कौन सी धारा है बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की? तो इसका ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन 16, 18, 15 और 17। तो कौन सी धारा है? तो इसका सही आंसर है धारा 16 जो है वो इसमें बताया गया है कि किसी भी ऐसी बैंक जो किसी अन्य बैंक का निदेशक है उसको निदेशक नियुक्त नहीं कर सकती। तो ये किसकी धारा है? धारा 16 में इसमें बताया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31 है, काल्पनिक नगर मालगुडी द्वारा किसके द्वारा लिखित कहानियों में वर्णित किया गया था? तो किसकी कहानियों में मालगुडी जो नगर है उसका वर्णन किया गया है? सुधा मूर्ति की कहानी, मुंशी प्रेमचंद की, आर के नारायण की या रस्किन बॉन्ड की? तो इसका सही आंसर है जो आर के नारायण के द्वारा लिखी गई मालगुडी डेज है। कौन सी है? मालगुडी डेज इनके द्वारा रचित रचनाएं हैं। उसमें उनमें जो मालगुडी शहर है यह एक काल्पनिक शहर है जो कि दक्षिण भारत में बताया गया है। इसका वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 32, पाणिनि कौन थे? तो पाणिनि कौन थे? एक चिकित्सक जिन्होंने जटिल शल्य चिकित्सा की थी, या फिर एक विद्वान जिन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण तैयार किया था, या फिर ऑप्शन 3 देखेंगे, या फिर सम्राट विक्रमादित्य षष्ठम के दरबार में एक कवि थे, या एक वैदिक ऋषि थे जिन्होंने अथर्ववेद का अधिकांश भाग लिखा था। तो जो पाणिनि थे ये एक व्याकरणवादी थे, एक विद्वान थे जिन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण तैयार किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। पाणिनि कौन थे? एक व्याकरण से संबंधित थे और इनके द्वारा रचित एक पुस्तक है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी इनके द्वारा रचित एक रचना है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो ऐसा कौन सी चीज है जो कृत्रिम है पारिस्थितिकी? बगीचा है, जंगल है, झील है या तालाब है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बगीचा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। जंगल ये स्वतः ही प्राकृतिक होते हैं, तालाब भी प्राकृतिक होते हैं, झील भी प्राकृतिक होते हैं, लेकिन जो बगीचे होते हैं ये मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए कृत्रिम होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34 है, प्रश्न नंबर 34 है, अपने माता पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर का राजा
बना था? कौन सा ऐसा शासक था जो अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर का राजा बना था? ऐसा कौन सा था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन या प्रभाकर वर्धन? तो इसका सही आंसर है हर्षवर्धन थे, जो कि अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर के राजा बने थे। और इनका जो कार्यकाल था वो था 606 से लेके 647 तक इन्होंने शासन किया था। और इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है दोस्तों, हर्षवर्धन। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य के बाहर स्थित है? तो कौन सा ऐसा स्थल है? अमरपुरा, राखीगढ़ी, धोलावीर और रंगपुर? तो दोस्तों इसका सही आंसर राखीगढ़ी। राखीगढ़ी गुजरात में स्थित नहीं है, राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। कहाँ है? ये हरियाणा में स्थित है। जबकि अमरपुरा गुजरात में है, धोलावीरा भी गुजरात में है और रंगपुर भी गुजरात में है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36 है, भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऐसे कौन थे जो इसके अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू थे, भीमराव अंबेडकर थे, राजेंद्र प्रसाद थे या फिर वल्लभ भाई पटेल थे? तो इसका सही आंसर है वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल कौन थे? संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति थी, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37 है, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस? 6 मई को, 18 जनवरी को, 20 मार्च को या 30 जुलाई को? तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसका सही आंसर है 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? तो कौन सी ऐसी चीज है जो पानी में नहीं घुलती? नमक है, चीनी, चॉक पाउडर या दूध? तो इसका सही आंसर है जो चॉक पाउडर होता है वो पानी में अघुलनशील होता है। नमक पानी में घुल जाता है, चीनी भी और दूध भी, लेकिन चॉक पाउडर जो होता है पानी में नहीं घुलता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39 है, दीर्घ निकाय के प्रवचनों का एक संग्रह है। किसके प्रवचनों का एक संग्रह है? जैन के, सिख के, बौद्ध के या हिंदू के? तो जो दीर्घ निकाय है ये बौद्ध के प्रवचनों का एक संग्रह है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। जो दीर्घ निकाय है ये किससे संबंधित है? ये दीर्घ निकाय जो सुत्त पिटक है उससे, उसमें जो सुत्त पिटक है उसमें स्थित है दीर्घ निकाय। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बुद्ध के प्रवचनों का एक संग्रह है। अगला प्रश्न है 40, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? कहाँ किया था? कुशीनगर में, बराबर गुफाएं में, बोध गया में या सारनाथ में? सबसे पहले धर्म का प्रचार यानी कि सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो जो सबसे पहला उपदेश था ये दिया था सारनाथ में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 41, प्रवासी रोजगार की एक पहल है जो नौकरी के इच्छुक लोगों को उपयुक्त नियोक्ताओं से जोड़ने की आवश्यकता पूर्ति करती है। तो किसके द्वारा ये प्रवासी रोजगार एक पहल है? किसकी पहल है? अक्षय कुमार की, सोनू सूद की, रितेश देशमुख की या सलमान खान की? तो इसका सही आंसर है ये पहल है सोनू सूद की। कौन सा एक ऐप है जो है प्रवासी रोजगार एक पहल है जो नौकरी के जो इच्छुक लोग होते हैं उनको नियोक्ताओं से जोड़ने की आवश्यकता को पूरी करता है प्रवासी रोजगार। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 42 है, इनाम गांव उत्खनन स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो इनाम गांव उत्खनन स्थल है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका माही, सुवर्णरेखा, घोड़ या पेन्नार? तो इसका सही आंसर है घोड़ नदी के किनारे स्थित है इनाम गांव उत्खनन स्थल। और इनाम इनाम जो गांव है उत्खनन स्थल है ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है और घोड़ नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 43 है, 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और
किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? महाराजा खड़क सिंह के बीच, महारानी चांद कौर, महाराजा रणजीत सिंह या महाराजा दलीप सिंह? तो जो ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दलीप सिंह के बीच 1846 ईस्वी में लाहौर की संधि हुई थी। लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे महाराजा दलीप सिंह के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है मैदान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मैदान समतल भूमि के बड़े विस्तृत भाग होते हैं, ये ठीक है। आमतौर पर मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, ये भी ठीक है। भारतीय गंगा का मैदान भारत का सबसे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। कुछ मैदान नदी निक्षेपों द्वारा बनते हैं, तो इसका ये भी सही है। लेकिन जो भारतीय गंगा का मैदान भारत का सबसे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ये गलत है, क्योंकि विरल जनसंख्या वाला नहीं, ये होता है सघन जनसंख्या, यानी कि अधिक आबादी वाला। अधिक आबादी रहती है, जो गंगा का जो मैदान भाग है वहां पर सबसे अधिक आबादी पाई जाती है। तो इसका यहाँ पर गलत पूछ रहा था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर ये कथन गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaSCO3 है, NH4Cl है, Na2CO3 है या CaSO4 है? तो इसका सही आंसर होगा NaHCO3। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसी को बेकिंग सोडा, इसी को खाने का सोडा, इसी को ब्रेड सोडा भी कहा जाता है। इसका प्रयोग ब्रेड बनाने में और केक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी को बेकिंग सोडा, खाने का सोडा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वैसर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लोक नृत्य से संबंधित है, जनजातीय उत्सव से संबंधित है, शास्त्रीय संगीत से संबंधित है या मंदिर वास्तुकला से संबंधित है? जो वैसर शब्द है ये मंदिर के वास्तुकला से संबंधित है। यह एक निर्माण की प्रक्रिया है, मंदिर निर्माण की प्रक्रिया है। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया 3 है। नागर है एक, तो नागर, वैसर और द्रविड़। नागर, वैसर और जो द्रविड़ है, ये सभी मंदिर निर्माण की प्रक्रिया है, जिसमें से जो वैसर है वो नागर और द्रविड़ मंदिर शैली निर्माण को बनाकर बनाई गई है, वैसर शैली। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शहद के उत्पादन से जुड़ा है? सिल्वीकल्चर, मधुमक्खी पालन, बागवानी या रेशम उत्पादन? तो जो शहद के उत्पादन से जुड़ा है वो है मधुमक्खी पालन, जिसको हम एपीकल्चर भी बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? एपीकल्चर भी इसी को बोला जाता है। तो इसमें मधुमक्खी जो होते हैं उसका पालन किया जाता है और उससे शहद का उत्पादन कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? कौन सी ऐसी नृत्य शैली है? चैती है, बेलाकली है, वृंदावनी है या फाग है? तो जो हरियाणा से संबंधित नृत्य शैली है वो है फाग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बैंकिंग आता है द्वितीय क्षेत्र में, परिवहन आता है, चीनी कारखाना या भंडारण? तो दोस्तों द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है चीनी कारखाना। चीनी कारखाना जो है वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्र में दोस्तों जैसे विनिर्माण करना, किसी चीज का विनिर्माण करना या फिर किसी चीज का निर्माण करना, ये सभी किस में आते हैं? ये आते हैं द्वितीय क्षेत्र में। ठीक है, और जो बैंकिंग है ये तृतीय क्षेत्र में आती है, जिसमें सेवा क्षेत्र होता है। परिवहन भी तीसरे में आता है और भंडारण भी तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 50 है, कावेरी द्रोणी बेसिन भारतीय राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, केरल में, महाराष्ट्र में या तेलंगाना में? तो जो कावेरी द्रोणी यानी जिसे बेसिन कहते हैं, ये भारतीय राज्य तमिलनाडु में, कर्नाटक में और केरल में स्थित है। कहाँ है? केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। इसमें एक यूटी भी है जिसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, पुद्दुचेरी। कौन सी है? पुद्दुचेरी भी इसमें शामिल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों हमारे जीके के 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं।